स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो खबर देखते हैं पूरी की पूरी, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो, इसी तरह खबरें देखने के लिए, और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। तो आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार सरकार ने बजट 2026-27 में कई अहम क्षेत्रों पर फोकस किया है। जैसे कि आपको पता है कि कल बिहार सरकार बिहार के लिए बजट जारी किया था। इस बार के बजट में महिला सशक्तिकरण, रोजगार, उद्योग और फिर ऊर्जा को प्राथमिकता दी है, ताकि बिहार में सामाजिक और फिर आर्थिक दोनों तरीके का विकास तेज हो सके। खास बात यह है कि दोनों डिप्टी सीएम के विभागों को बजट में बढ़ाया हुआ हिस्सा मिला है। इसका मतलब यह है कि सरकार इन विभागों को मजबूत करने और फिर योजनाओं को सही तरीके से लागू करने पर जोर दे रही है। इससे नई नीतियों, कार्यक्रमों और फिर परियोजनाओं को अच्छा वित्तीय समर्थन मिलेगा। यह सरकार का कहना है कि इससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे, छोटे मध्यम उद्योगों को सहारा मिलेगा और फिर ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के जरिए किसानों और फिर उद्योगों को स्थिर बिजली मिलेगी। ये बजट बिहार में समावेशी विकास को तेज करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों बिहार में पताही हवाई अड्डा से उड़ान की तैयारी शुरू हो गई है। यह दरअसल आपको बता दूं कि पटना, दरभंगा, गया और पूर्णिया के बाद अब बिहार में पताही हवाई अड्डे को भी शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार यहां से हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे आसपास के जिलों के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। लंबे समय से इस इलाके के लोग एयर कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे। हवाई अड्डा चालू करने से पहले यहाँ पर OLS सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे में रनवे और फिर उड़ान मार्ग के आसपास मौजूद ऊंची इमारतों, पेड़ों या फिर अन्य बाधाओं की जांच होगी, ताकि विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में कोई खतरा ना हो। यह सुरक्षा मानकों को पूरा करना इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। वहीं पर पताही एयरपोर्ट शुरू होने से उत्तर बिहार के विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। व्यापार, पर्यटन और फिर मेडिकल इमरजेंसी जैसी सुविधाओं में तेजी आएगी। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे और फिर क्षेत्र की सीधी कनेक्टिविटी बड़े शहरों से जुड़ सकेगी। दोस्तों बिहार में डॉक्टरों के 56% अभी भी सरकारी अस्पतालों में पद खाली हैं। सीमांचल में तो स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत भारी कमी है। जी हां, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में लगभग 56% डॉक्टरों के पद खाली होने का आंकड़ा सामने आया है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की हालात को लेकर के चिंता का विषय है। इसका सीधा असर मरीजों को मिलने वाली सेवाओं पर पड़ रहा है, खास करके आपात स्थिति और फिर महिला बच्चों की देखभाल में। जब विशेष रूप से सीमांचल क्षेत्र जैसे कि मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ पर अस्पतालों और फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी की वजह से लोगों को इलाज के लिए लंबे सफर तय करना पड़ता है। इससे ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कठिन हो रही है। जब विश्लेषकों का कहना है कि पद खाली होने के पीछे भर्ती समस्याएं, ग्रामीण इलाकों में काम की चुनौती और अपर्याप्त संसाधन कारण है। सरकार ने यह स्वीकार भी किया है कि स्वास्थ्य क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की आवश्यकता है, ताकि हर इलाके में बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो। दोस्तों बिहार सरकार ने 20 जिलों में करीब 13,000 एकड़ जमीन को उद्योग और फिर निवेश के लिए अधिग्रहित करने की बड़ी घोषणा की है। इसका लक्ष्य राज्य में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और फिर निवेश आकर्षित करना बताया जा रहा है। यह सरकार के मुताबिक इस अधिग्रहण में औद्योगिक पार्क, फैक्ट्रियां और फिर साझा उत्पादन केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को नई नौकरी के अवसर मिलेंगे और फिर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। यह अधिकारियों ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया नियमों और फिर पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी जमीन पर औद्योगिक इकाइयों के लिए तैयार होने से बिहार की आर्थिक स्थिति और निवेश लैंडस्केप में बदलाव आएगा। इससे छोटे बड़े उद्योगों को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिलेगा और राज्य की आय तथा आर्थिक गतिविधि में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी।
दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए किसानों के लिए सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। जहां अब योजना का लाभ लेने में पहले जो तकनीकी या फिर दस्तावेज से जुड़ी हुई दिक्कतें आ रही थी उन्हें दूर करने की प्रक्रिया आसान की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पात्र किसानों तक पैसा पहुंच सके। जहां सरकार ने साफ कर दिया है कि छोटे मोटे रिकॉर्ड मिलान, आधार या फिर रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए अड़चने किसानों के लिए बड़ी रुकावट ना बने, इसके लिए सिस्टम को सरल किया जा रहा है, यानी कि आसान किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि असली लाभार्थी किसान किस्त से वंचित ना रहे, यानी कि अब पात्र किसानों के लिए योजना का पैसा पाना पहले से आसान होगा। सरकार लगातार डेटा सुधार और फिर प्रक्रिया आसान करने पर काम कर रही है ताकि पीएम किसान योजना का फायदा बिना रुकावट किसानों को तक पहुंचता रहे। दोस्तों बिहार में कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जब सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर दिन औसतन 776 लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, बिहार में हर दिन 776 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। यह आंकड़ा बताता है कि ये समस्या अब छोटी नहीं रही बल्कि बिहार की बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनती जा रही है। अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, खास करके बच्चों और फिर बुजुर्गों पर इसका ज़्यादा असर देखा जा रहा है। यह शहरों के साथ साथ गाँव में भी आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने और फिर टीकाकरण की कमी को इसके पीछे की बड़ी वजह माना जा रहा है। यह स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि कुत्ते के काटने पर लापरवाही ना करें और तुरंत अस्पताल जाकर के इलाज कराएं। साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने और फिर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इस बढ़ते खतरे पर काबू पाया जा सके। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। अब वे पहले की तरह सामान्य गाड़ियों की जगह करीब 2.5 करोड़ रुपए की कीमत वाली बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी में सफर करेंगे। यह सुरक्षा एजेंसियों की सलाह के बाद यह फैसला लिया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। यह बताया जा रहा है कि नई गाड़ी अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स से लेस है। इसमें बुलेट प्रूफ बॉडी, ब्लास्ट प्रोटेक्शन और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कि इंतजाम किए गए हैं। हाल के समय में वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर के बड़ी सतर्कता के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मूवमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने की जोर दिया गया है। हालांकि नीतीश कुमार अपनी सादगी भरी छवि के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये बदलाव किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम सिर्फ सुरक्षा कारणों से उठाया गया है ताकि मुख्यमंत्री बिना किसी जोखिम के अपने कार्यक्रमों और फिर दौरे पूरे कर सकें। दोस्तों बिहार में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बड़ा ऐलान हुआ है। जब बिहार में भविष्य में राष्ट्र मंडल स्तर और फिर विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के मैच कराने की दिशा में तैयारी शुरू करने की बात कही गई है। इसके लिए बजट में खेल सुविधाओं के विकास पर भारी प्रावधान किया गया है ताकि राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लायक बन सके। यह सरकार का फोकस स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर, खिलाड़ियों के हॉस्टल और फिर आधुनिक खेल सुविधा तैयार करने पर है। वहीं पर 2034 में होने वाले नेशनल गेम्स और अलग अलग प्रो लीग मुकाबले की मेजबानी को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड, ट्रैक, इंडोर स्टेडियम और फिर स्पोर्ट सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। जब विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इससे बिहार में खेल संस्कृति को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। बड़े आयोजन आने से युवाओं में खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की पहचान खेल मानचित्र पर मजबूत होगी। जो सरकार इसे खेलों के जरिए विकास और फिर युवाओं के भविष्य से जोड़ करके देख रही है। दोस्तों बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब मरीजों को एक QR कोड के जरिए उनके इलाज से जुड़ी हुई जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। अस्पताल में भर्ती होने को लेकर के दवा, जांच और फिर इलाज का रिकॉर्ड इस कोड में जुड़ा रहेगा, जिससे कागजी झंझट कम होगा और फिर जानकारी सुरक्षित रहेगी। इस व्यवस्था से डॉक्टरों को भी मरीज की पुरानी बीमारी रिपोर्ट और इलाज का इतिहास तुरंत देखने में सुविधा होगी। इससे सही समय पर सही इलाज देने में मदद मिलेगी और फिर अनावश्यक जांच या फिर दवा की परेशानी कम होगी। सरकार का दावा है कि इससे इलाज की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और फिर आसानी बढ़ेगी। वहीं पर डिजिटल हेल्थ सिस्टम लागू करने में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में गिना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये पहल भविष्य में टेलीमेडिसिन और फिर ऑनलाइन हेल्थ सेवाओं को भी मजबूत करेगी, जिससे दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों को भी बेहतर चिकित्सीय सुविधा मिल पाएगी।
दोस्तों बिहार अब पूरी तरह से जनगणना की तैयारी में जुट गया है। तय किया गया है कि साल 2027 तक गांव और फिर शहरों की प्रशासनिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि जनगणना के दौरान आंकड़ों में गड़बड़ी ना हो और आबादी, संसाधन और फिर सुविधाओं को सही आकलन किया जा सके। इस बार जनगणना के लिए कुल 33 सवाल तय किए गए हैं, जिनमें परिवार की संरचना, शिक्षा, रोजगार, आवास की स्थिति, पेयजल, शौचालय, बिजली से जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई जानकारी ली जाएगी। यह सरकार का मानना है कि इन आंकड़ों के आधार पर भविष्य की योजनाएं और विकास कार्य अधिक सटीक तरीके से तैयार किए जा सकेंगे। जब प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में रिकॉर्ड अपडेट रखें और फिर किसी भी तरीके की सीमा परिवर्तन प्रक्रिया फिलहाल रोक दें। जी हाँ, इससे जनगणना का काम सुचारू रूप से पूरा होगा और राज्य के विकास की योजना बनाने में मजबूत डेटा उपलब्ध हो सकेगा। दोस्तों यूरिया की बोरी का वजन अब घट गया है कि उसका किसानों के लिए फायदा या चिंता, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दूं कि यूरिया की बोरी का वजन एक बार फिर से कम कर दिया गया है, जिससे किसानों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है। पहले जहां पर एक बोरी में ज्यादा मात्रा मिलती थी, अब वजन घटने से किसानों को उतनी ही खेती के लिए अधिक बोरियां खरीदनी पड़ सकती है। इससे खेती की लागत बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। सरकार का तर्क है कि वजन कम करने के पीछे संतुलित उपयोग और फिर सप्लाई मैनेजमेंट का मकसद है, ताकि खाद की बर्बादी रुके और फिर ज़्यादा किसानों तक उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। लेकिन किसानों का कहना है कि खेत में ज़रूरत मात्रा से तय होती है, बोरी के वजन से नहीं, इसलिए कुल खर्च पर असर पड़ेगा। जी हाँ, विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सब्सिडी और फिर कीमत में संतुलन रखा गया तो फिर ये कदम राहत भी दे सकता है, वरना छोटे और फिर सीमांत किसानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। ऐसे में असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि बाजार में नई बोरी की कीमत और फिर उपलब्धता कैसी रहती है। दोस्तों बिहार में 5 नए एक्सप्रेसवे बनने वाली है और साथ ही साथ सिंगल लेन सड़कें डबल भी होगी। जी हाँ, बिहार में सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इस योजना के तहत बिहार में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और फिर कई मौजूदा सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन में बदला जाएगा। सरकार का मकसद जिलों के बीच तेज और फिर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को लंबी दूरी तय करने में कम समय लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार सड़क आधारभूत ढांचे को विकास की रीढ़ मान रही है। जब बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से व्यापार, उद्योग और फिर ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा होगा। जिन इलाकों में अभी संकरी सड़कें हैं, वहाँ पर चौड़ीकरण से जाम और फिर दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बिहार के अलग अलग हिस्सों के बीच दूरी सिमट जाएगी, जिससे आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और फिर कारोबार जगत को भी बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों बिहार बजट 2026 में राज्य सरकार ने आम लोगों से सीधे जुड़े कई अहम घोषणाएं की है। नीतीश कुमार की सरकार ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर बुनियादी सुविधाओं पर खास फोकस रखा है। सरकार का दावा है कि यह बजट गांव से लेकर के शहर तक रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे। इस बजट में युवाओं के लिए नौकरी और फिर कौशल विकास योजनाओं को बढ़ावा दिया गया है। वहीं पर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और फिर स्कूल सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने और फिर ग्रामीण इलाकों तक बेहतर इलाज पहुंचाने की दिशा में भी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ महिलाओं और फिर किसानों के लिए भी अलग योजनाओं के जरिए आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई है। वहीं पर सरकार का मास्टर प्लान बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर भी केंद्रित है, जिसमें सड़क, बिजली और फिर अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार शामिल है। उद्देश्य यह है कि बिहार में विकास की रफ्तार तेज हो, रोजगार के अवसर बढ़े और आम आदमी को फायदा मिल सके। दोस्तों बिहार में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव का संकेत मिले हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में बताया है। बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने टीचरों के ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक जो ट्रांसफर नियम लागू थे, उसमें कई तरह की समस्याएं सामने आई है, जैसे कर्मियों की इच्छाओं के अनुरूप स्थान मिलना, लंबी दूरी की पोस्टिंग और फिर कार्यस्थल पर असंतुलन। इन्हें ध्यान में रखते हुए पॉलिसी में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि प्रस्तावित बदलाव में टीचरों के ट्रांसफर को और पारदर्शी, संतुलित और फिर जरूरत के हिसाब से करने की कोशिश होगी। इसका मकसद ये है कि शिक्षण गुणवत्ता पर असर न पड़े और टीचर अपने कार्य क्षेत्र में स्थिरता के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। उन्होंने ये भी बताया है कि जल्द ही नई पॉलिसी के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश और फिर लागू प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर के विधानसभा में पेश किया जाएगा, ताकि सभी शिक्षक इसके फायदे को समझे और फिर सही तरीके से इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 20 नई ट्रेनें शुरू कर दी है। जब भारतीय रेलवे ने यात्री सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 20 नई ट्रेन सेवाएं लॉन्च कर दी है। इन ट्रेनों को ऐसे रूट पर चलाया जाएगा जहां पर पहले कनेक्टिविटी कम थी या फिर मांग अधिक थी, ताकि यात्रियों को बेहतर यात्रा विकल्प मिले और फिर सफर आसान हो सके। नई ट्रेन सेवाओं में राजधानी एक्सप्रेस और फिर इंटरसिटी श्रेणियों की ट्रेनें शामिल है, जो बड़ी शहरों के अलावा छोटे शहरों और फिर कस्बों को भी जोड़ेगी। इससे रोजगार, व्यापार और फिर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोग अब पहले से बेहतर समय और फिर कम ट्रैवल खर्च में सफ़र कर सकेंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या फिर ऐप से अपडेट रूट, समय और फिर टिकट उपलब्धता की जानकारी हासिल कर लें। इन नई ट्रेनों के आने से रेलवे नेटवर्क और फिर यात्री सुविधा दोनों में सुधार की उम्मीद है। दोस्तों, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए ग्रामीण डाक सेवा की भर्ती का बड़ा अवसर सामने आया है। इस भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ आपकी 10वीं कक्षा के अंक के आधार पर चयन किया जाएगा। जब भर्ती में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे, उम्मीदवारों को अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और फिर आधार जैसी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। 10वीं में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ उम्र सीमा और फिर अन्य योग्यता जैसे मापदंड भी लागू होंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाकर के आवेदन की आखिरी तारीख, शुल्क प्रक्रिया और फिर दिशा निर्देश अच्छे तरह से पढ़ लें और आवेदन कर लें। यह मौका उन युवाओं के लिए खास है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सीधे नौकरी पाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। उनके लिए यह बढ़िया मौका है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू करने की तैयारी करने का ऐलान कर दिया है। अब साफ सुथरे बेड रोल और फिर कंबल की नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, ताकि रात भर की यात्रा आरामदायक और फिर हाइजीनिक बनी रहे। जी हाँ, इस नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को बेहतर क्वालिटी के चादर, तकिया, कंबल दिए जाएंगे और उन्हें सफाई के उच्च मानकों के साथ बदला भी जाएगा। इससे पहले कई यात्रियों को पुराने या फिर धूल मुँह कपड़ों से परेशानी होती थी, लेकिन अब ये अनुभव काफ़ी बेहतर होगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये बदलाव यात्रियों की संतुष्टि और फिर स्वच्छता को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। या खास करके स्लीपर और फिर एसी कोचों में ये सुविधा यात्रियों के सफ़र को और आरामदायक बनाएगी। दोस्तों, मोकामा विधायक अनंत सिंह ने शपथ लेने के बाद ऐसा कदम उठाया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। जब शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर के आशीर्वाद लिया। यह दृश्य विधानसभा परिसर में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। जब विधानसभा में उनका अंदाज इस बार कुछ अलग नजर आया। आमतौर पर दबंग छवि के लिए पहचाने जाने वाले अनंत सिंह शांत और फिर सम्मानजनक मुद्रा में दिखे। बिहार विधानसभा के भीतर ये पल कैमरों में कैद हो गया और तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी। राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रमों को कई तरह के देखा जा रहा है। जी हाँ, कुछ लोग इसे शिष्टाचार बता रहे हैं तो फिर कुछ लोग इसे बदलते राजनीतिक रिश्तों का संकेत मान रहे हैं। फिलहाल इस खास अंदाज ने अनंत सिंह को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। दोस्तों, बिहार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस अफसर और फिर होमगार्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिख रहा है कि दोनों अधिकारियों ने 200 रुपये के लालच में अपनी ड्यूटी और ईमानदारी को आधा छोड़ा है और फिर गलत काम को अंजाम दिया है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, स्थानीय पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया। अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और कर्तव्यहीनता के आरोप लगाए गए और फिर अब जाँच आगे बढ़ रही है। जब पुलिस विभाग ने कहा है कि अगर वीडियो में दिखाया गया हरकत सही पाया जाता है तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो 200 रुपये के लालच में एक पुलिस अफसर और होमगार्ड की ईमानदारी सवालों के घेरे में आ गई है और वायरल वीडियो के बाद केस दर्ज करके जांच शुरू हो गई है। दोस्तों, बिहार में बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर के बड़ी व्यवस्था लागू की गई है। अगर कोई भी चालक बार बार नियम तोड़ेगा तो फिर उसके ड्राइविंग लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जा सकता है। ये फैसला सड़कों पर सुरक्षा
बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। अभी तक लगभग 52,000 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिन पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं। ऐसे चालकों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं और फिर आगे जांच के आधार पर उनके लाइसेंस रद्द किए जाने की प्रक्रिया शुरू की हो सकती है। इस कदम से सरकार का संदेश साफ है कि सड़क सुरक्षा ही प्राथमिकता है और फिर नियम तोड़ने वालों के लिए कोई ढील नहीं दी जाएगी। अब ये हर चालक को ट्रैफिक कानून का कड़ाई से पालन करना होगा, नहीं तो फिर उसे लाइसेंस खोने का जोखिम उठाना पड़ेगा। आसान शब्दों में कहे तो नियम बार बार तोड़ेगा, लाइसेंस गया। दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में महागठबंधन ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने महज 12 मिनट में बजट पेश कर दिया, जिससे साफ है कि इसमें गंभीर योजना और फिर दूरगामी सोच की कमी है। विपक्ष ने इसे जल्दबाजी में तैयार दस्तावेज बताया है। महागठबंधन का कहना है कि बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें स्पष्ट रोड मैप होना चाहिए और फिर रोजगार कैसे बढ़ेगा, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य में क्या सुधार होगा और फिर युवाओं के लिए क्या नई योजनाएं आएगी। उनका आरोप है कि सरकार ने इन बुनियादी मुद्दों पर ठोस दिशा नहीं दी है। विपक्ष ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार सरकार को घेरते हुए कहा कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। महागठबंधन का दावा है कि बिना स्पष्ट रणनीति के पेश किया गया बजट राज्य के विकास की बजाय सिर्फ औपचारिकता बनकर के रह गया है। दोस्तों, बिहार सरकार ने नए कृषि बजट में खेती को आधुनिक बनाने की बड़ी तैयारी दिखाई है। जब बिहार में AI तकनीक से खेती को बढ़ावा देने और फिर 190 मॉडल गांव विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसका मकसद है कि किसान नई तकनीक से जुड़े और फिर कम मेहनत में ज़्यादा उत्पादन ले सकें। AI आधारित सिस्टम से मौसम, मिट्टी और फसल की स्थिति की जानकारी मिलेगी, जिससे किसान सही समय पर सही फैसला ले पाएंगे। इससे फसल नुकसान कम होगा और फिर पैदावार बढ़ेगी। यह सरकार किसानों को प्रशिक्षण और फिर तकनीकी मदद भी देगी, ताकि गाँव स्तर पर ही आधुनिक की खेती संभव हो सके। इसके साथ ही बिहार में कोल्ड स्टोरेज और फिर प्रोसेसिंग यूनिट का जाल बिछाने की योजना है, जहाँ इससे फसल खराब होने से बचेगी और फिर किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। कुल मिलाकर कि ये बजट बिहार की खेती को परंपरागत तरीके से निकाल करके तकनीक और बाजार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार में नौकरियों की महाबहार सामने आई है। 51,000 पुलिसकर्मियों की बहाली ये होगी। जी हाँ, बिहार में आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने पुलिस एवं गृह विभाग को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लगभग 51,000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती की योजना की घोषणा की गई है, जिससे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था और फिर कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश होगी। इस वर्ष यानी कि इस साल गृह विभाग के बजट में भी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की गई है। इससे सिर्फ बहाली ही नहीं, बल्कि पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने यह भी कहा कि SISF जैसी विशेष इकाई की स्थापना की जाएगी, ताकि उद्योगों, संवेदनशील प्रतिष्ठानों और फिर महत्वपूर्ण अचल परिसरों की सुरक्षा बेहतर और फिर व्यवस्थित तरीके से की जा सके। दोस्तों, UGC के नए नियमों को लेकर के मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां इसी बीच संसद में RJD के सांसद ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। सांसद ने कहा है कि UGC के नियमों को लेकर के देश भर में भ्रम और असंतोष का माहौल है, लेकिन सरकार स्पष्ट जवाब देने से बच रही है। जहाँ सांसद ने सवाल किया है कि अगर नियम इतने सही हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों पहुंची। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार ने छात्रों, शिक्षकों और फिर राज्यों से पर्याप्त सलाह मशवरा किया था या नहीं। उनका कहना था कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर जल्दबाजी में फैसला लेने से हालात बिगड़ सकते हैं। RJD सांसद ने यह भी कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि नए नियमों से किस वर्ग को फायदा होगा और फिर किस पर असर पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक ऐसे नियमों को लागू करने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। किशनगंज जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर करती है। जहां तक एक ओर देश डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं पर दूसरी ओर किशनगंज के दिगल बैंक प्रखंड की सिंगीमाड़ी पंचायत के कई गांव आज भी एक छोटे से पुल के लिए तरस रहे हैं। बरसात आते ही यहाँ की जिंदगी थम सी जाती है। बीमार हो तो अस्पताल पहुँचना मुश्किल, बच्चों की पढ़ाई बाधित और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को नेपाल तक जाना मजबूरी बन जाती है। सवाल यही है कि आखिर कब इन गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। जब पूरा मामला किशनगंज जिला के दिगल बैंक प्रखंड के अंतर्गत सिंगीमाड़ी पंचायत का है। यहाँ पर कनकई नदी पंचायत को 2 हिस्सों में बांटती है। नदी के उस पार बसे डाकूपारा, पलसा
बलुआ डांगी, मंदिर टोला जैसे करीब आधा दर्जन गांव की लगभग 20,000 आबादी आज भी पुल के अभाव में परेशान है। बरसात के 5 महीने लोग नाव के सहारे नदी पार करते हैं, जबकि बाकी समय बांस से बने अस्थायी चचरी पुल ही एकमात्र रास्ता होते हैं। वहीं पर कई बार दुल्हन को कंधे पर उठा करके नदी पार कराई जाती है। बीमार पड़ने पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे लोगों को मजबूरी में नेपाल जाकर के इलाज कराना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि दशकों से वे सिर्फ आश्वासन ही सुनते आ रहे हैं। हर चुनाव में नेता वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। लोगों की एक ही मांग है कि पलसा घाट या पिलटोला घाट पर अस्थायी पुल का निर्माण हो। इस मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ठाकुरगंज विधायक गोपाल अग्रवाल ने कहा है कि पलसा घाट पर पुल निर्माण उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है और वे जल्द समाधान का प्रयास करेंगे। वहीं पर पूर्व विधायक अवध बिहारी सिंह ने बताया है कि उनके कार्यकाल में पुल के लिए एस्टीमेट भी बनाया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय मुखिया और फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुल बनने से न सिर्फ आवागमन आसान होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और फिर बाजार तक पहुंच भी बेहतर होगी। किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन नदी पार है, लेकिन पुल नहीं होने से खेती प्रभावित हो रही है। आज भी सिंघीमारी पंचायत के लोग 78 साल बाद एक अदद पुल की उम्मीद लगाए बैठे हैं। विकास की तेज रफ्तार के दौर में यह गांव आज भी पुराने हालात में जीने को मजबूर है। अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि कब इन गांवों की पीड़ा समझते हैं और कब यहां के विकास की रोशनी पहुंचाते हैं। दोस्तों, पूर्णिया और सीमांचल के लोगों के लिए आज का दिन उम्मीदों से भरा रहा। आज जब बिहार विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश किया गया, इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और रोजगार को लेकर के कई ऐसी घोषणाएं हुई है जो आने वाले वर्षों में पूर्णिया की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। खास तौर पर डिजिटल तारामंडल, अधूरे मेडिकल कॉलेज को पूरा करने और हर पंचायत में मॉडल स्कूल खोलने का ऐलान लोगों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी लेकर के आया है। माना जा रहा है कि अगर ये योजनाएं जमीन पर उतरती है तो फिर पूर्णिया विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने 2026-27 का बजट पेश किया है, जिसकी कुल राशि 3,47,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह इस बजट में सीमांचल खासकर के पूर्णिया के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। सबसे बड़ी घोषणा पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल और स्पेस एंड एजुकेशन सेंटर के निर्माण को लेकर की हुई है। इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। अब तक लोगों को तारामंडल देखने और विज्ञान से जुड़ी हुई जानकारी के लिए पटना जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा पूर्णिया में ही मिलेगी। इससे बच्चों और युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी और फिर पढ़ाई को नया आयाम मिलेगा। जी हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी राहत की घोषणा हुई है। GMCH पूर्णिया में अधूरे मेडिकल कॉलेज का काम जल्द पूरा किया जाएगा। लंबे समय से ये परियोजना अधर में लटकी हुई थी, जिसकी वजह से गंभीर मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था। मेडिकल कॉलेजों की पूरी तरह से चालू होने से स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा अपने जिले में ही मिल सकेगी। औद्योगिक विकास की दिशा में भी बजट ने नई उम्मीद जगाई है। जब बनमखी क्षेत्र की बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू कराने का ऐलान किया गया है। करीब 36 साल से बंद मिल के शुरू होने से गन्ना किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही साथ एथेनॉल और बिजली उत्पादन से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम हर पंचायत में मॉडल स्कूल खोलने का है। इन स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा, भाषा प्रशिक्षण, कौशल विकास और योग जैसी सुविधाएं होगी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी बेहतर और फिर आधुनिक शिक्षा मिल सकेगी, जो अब तक केवल शहरी या फिर निजी स्कूलों तक ही सीमित थी। वहीं पर स्थानीय लोगों और फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि बजट की घोषणाएं काफी सकारात्मक है, लेकिन असल परीक्षा इनके समय पर और फिर सही तरीके से लागू होने की होगी। अगर सरकार इन योजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल रही तो फिर पूर्णिया शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और रोजगार के क्षेत्र में एक नई पहचान बना सकता है। दोस्तों, बिहार की नई एनडीए सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रिकॉर्ड 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये पिछले साल के 3,17 करोड़ के बजट से करीब 30,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। जहां वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का मुख्य उद्देश्य बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाना है। जब वित्त मंत्री ने बिहार के विकास को 5 मुख्य तत्वों से जोड़ा ज्ञान, ईमानदार, विज्ञान, आशंकाएं और सम्मान। उन्होंने जोर दिया है कि राज्य की सभी योजनाएं इन सिद्धांतों पर टिकी है। यह सरकार शिक्षा, तकनीक, नवाचार और फिर सामाजिक न्याय को
साथ लेकर के चलना चाहती है। जहाँ बजट में इन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं ताकि राज्य तेजी से आगे बढ़ सके। वहीं पर विजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शिता की सराहना की है, जिससे विकसित बिहार का सपना साकार हो रहा है। वहीं पर बजट में शहरी और फिर ग्रामीण इलाकों के लिए किफायती आवास योजना को प्राथमिक प्रमुखता दी गई है। इससे न केवल गरीब परिवारों को पक्का छत मिलेगा बल्कि निर्माण क्षेत्र में तेजी आएगी और हजारों रोजगार पैदा होंगे। यह सड़क नेटवर्क को मजबूत करने पर भी खास फोकस है। वहीं पर सरकार ने 5 नए एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की है। जहाँ इनसे यात्रा का समय कम होगा, यातायात आसान बनेगा और औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने इन्हें विकास की रीढ़ बताया है, जहाँ जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। और साथ ही साथ सभी एक लाइन सड़कों को 2 लेन में बदलने की योजना भी शामिल है। जहाँ वहीं पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथी कृषि क्रांति को बढ़ावा दिया जाएगा। आधुनिक खेती, बेहतर बीज और सिंचाई सुविधा पर जोर है। जहाँ उद्योगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, स्टार्टअप को सपोर्ट और फिर स्थानीय बाजारों को मजबूत करने की योजना है। जहाँ इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरियां मिलेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी विशेष प्रावधान है। जैसे महिला रोजगार योजनाएं, सरकार का मानना है कि ये कदम समावेशी विकास सुनिश्चित करेंगे। वहीं पर वित्त मंत्री ने कहा है कि ये बजट महज खर्च का हिसाब नहीं बल्कि विकसित बिहार का स्पष्ट रोड मैप है। वहीं पर अवसंरचना, सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रगति में संतुलन बनाया गया है। जहाँ राज्य की कर आय में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो करीब 65,800 करोड़ रुपए की तरह कर रह सकती है। वहाँ पर बजट पेश होने के बाद सत्ताधारी गठबंधन ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है, जबकि विपक्ष ने इसके क्रियान्वयन और फिर प्रभावी खर्च पर सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर के ये बजट बिहार के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।